हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन एंड दैट इज वेरी मच सिमिलर टू व्हाट यू हैड इन 11th स्टैंडर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. Similarly in rotational motion we have conservation of angular momentum, a very important basic principle in physics, especially in mechanics, conservation of angular momentum. So we will be discussing law of conservation of angular momentum. So I hope बच्चों आपको याद है what exactly is angular momentum. Yes, it is rotational analog of linear momentum. यानी जो रोल लीनियर मोमेंटम का ट्रांसलेशनल मोशन में है वो सेम रोल रोटेशनल मोशन में कौन प्ले करने वाला है? एंगुलर मोमेंटम. Okay, what was the definition of angular momentum? Yes, it is moment of linear momentum. कैसे डिफाइन करते हैं एंगुलर मोमेंटम को? It is moment of linear momentum, meaning linear momentum multiply by perpendicular distance. Now what is law of conservation of angular momentum? बच्चों law of conservation of angular momentum कहता है, जैसे law of conservation of linear momentum क्या कहता है कि अगर बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो उसका लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा. इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, सो पहले बेसिक क्लियर करते बच्चों. वी नो दैट फोर्स इज rate of change of linear momentum. F is dp by dt. So बच्चों जाहिर सी बात है, if force acting on the body is zero, then we can easily say that dp by dt is zero. मतलब मोमेंटम का डेरिवेटिव टाइम के साथ जीरो है. और आप सब जानते हो किसका डेरिवेटिव जीरो होता है? कांस्टेंट का. Therefore linear momentum is constant, or we say linear momentum is conserved. So अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो उसका लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा. सिंपल. अगर बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो उसका लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा. इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. देन व्हाट शुड बी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? तो फोर्स का रोल किसको दोगे आप? टॉर्क को. और लीनियर मोमेंटम का रोल किसको मिलेगा? एंगुलर मोमेंटम को. तो आप क्या बोलोगे? जब तक बॉडी पर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करेगा उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा. सिंपल. जब तक बॉडी पर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करेगा उसका लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा. सो वी से दैट द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज कांस्टेंट और कंजर्व इफ देयर इज नो रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी. या ऐसा भी बोल सकते हो, इफ the resultant external torque acting on the body is zero, then angular momentum of the body is conserved or constant. चाहिए तो लिख लीजिए, if the resultant external torque acting on the body is zero, then the angular momentum of the body is constant or conserved. So बच्चों ये जो लिखा है मैंने, this happens in translation motion, straight line में, by analogy. Almost पूरा चैप्टर हम analogy पे ही पढ़ रहे हैं ना. सिमिलरली रोटेशन में क्या होना चाहिए? अगर टॉर्क dl by dt हो जाए, ये हुआ नहीं है बच्चों, दिस वी हैव टू प्रूव. ये तो न्यूटन सेकंड लॉ है. दिस वी हैव टू प्रूव. टॉर्क इज, अगर ऐसा हो जाए और मैं कहता हूं कि टॉर्क अगर जीरो है, देन कैन वी से दैट dl by dt विल बी जीरो एंड देयरफॉर कैन वी से दैट l विल बी कांस्टेंट. बराबर. बट माय डियर स्टूडेंट, द प्रॉब्लम इज ये अब तक हुआ नहीं है. वी हैव टू प्रूव दिस. सो अपने जो सारे एफर्ट्स लगने वाले बच्चों, वो इस चीज को प्रूव करने में लगने वाले हैं कि टॉर्क इज dl by dt. क्या प्रूव करना है हमको बच्चों? टॉर्क इज dl by dt. चलिए, नो प्रॉब्लम. बट आई होप ये बेसिक सबको क्लियर हुआ. इफ वी कैन प्रूव दिस, इफ वी कैन प्रूव टॉर्क इज dl by dt, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी वेरी सिंपल. चलो, what is conservation of angular momentum? If the resultant external torque acting on the body is zero, then the angular momentum of the body is constant or conserved. How do we prove it? Okay, so it's a very important derivation बच्चों. हाँ, जैसे आई गेस आपको याद होगा हमने जब एक्सेलरेशन को डिराइव किया था सर्कुलर मोशन में, इस चैप्टर का पहला पार्ट,
सो मैंने कहा था कि डेरिवेशन छोटा है बट कॉन्सेप्चुअल बहुत है, एग्जैक्टली वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो वी आर प्रूविंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आपकी शुरुआत भी किससे होनी चाहिए? एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले से। सो वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर इज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। यस, बाय डेफिनेशन एल वेक्टर इज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ओके, अब बच्चों इन ऑर्डर टू प्रूव कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको L चाहिए या dl by dt चाहिए? dl by dt चाहिए। सो डेफिनेटली अगर आपके पास L है, इफ यू डिफरेंशिएट दिस you might get dl by dt or rather you will get dl by dt. So differentiating on both the sides, differentiating both sides with respect to time. चलो प्रैक्टिस करो, आंसर देने की कोशिश करो। So this will be derivative of L vector with respect to time will be derivative of r vector cross p vector. Yes बच्चों, ये क्या हो गया? दो वेक्टर का प्रोडक्ट है तो डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट लेना है, यानी u into v रूल यूज करेंगे। Try to recall what is derivative of uv, u derivative of v plus v derivative of u. But the problem is यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, so order will be important. चलो help me. So derivative of angular momentum dl by dt will be r vector cross derivative of p vector. वो बच्चों समझाइए, u derivative of v क्रॉस का ऑर्डर चेंज नहीं करना प्लस v derivative of u, but order important है, so already dl by dt cross p. My dear students, इस स्टेप को एक बार वापस से वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देखो, order is important. So if it is r cross p, here also I should have r cross p and r cross p. Now the thing is, हाँ बच्चों चलो, ये आपको पता होना चाहिए, excuse me, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp by dt should be force. समझा? और अगर पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से देख रहा है तो आपको पता होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट वेलोसिटी वेक्टर। dr by dt को हम पहले v लिख चुके हैं। अच्छा, और एक बात बच्चों, क्या आपको याद है p को हम m into v लिख सकते हैं? हाँ ना, लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ये सारा सब्स्टिट्यूशन यहाँ करके देखते हैं। चलिए आ जाइए साथ में। अच्छा, अपना गोल क्या बच्चों? सर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है, बराबर है, बट पढ़ तो लिया कि इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट और कंजर्व, बट प्रूफ नहीं किया। तो उसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या प्रूफ करना है? टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऑलराइट, लेट्स सी हियर। सो dl by dt is equal to r vector क्रॉस f vector। ओ बच्चों समझाइए, सब्स्टिट्यूट ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स प्लस dr by dt is v vector क्रॉस mv vector। सब्स्टिट्यूशन जो मैंने यहाँ किया, आई होप सबको समझ में आया होगा, आना ही चाहिए बच्चों, सिंपल है। सो अभी क्या लिखेंगे? डेरिवेटिव ऑफ एल वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टी विल बी आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर प्लस एम वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। अब मैंने देखा बहुत बार आप ऐसा बोलते हैं एम कॉमन लिया, अरे एम कॉमन नहीं लिया है, एम स्केलर है तो उसको हटा दिया है, अंदर दोनों वेक्टर्स को रखा है। नाउ वंस अगेन, यस बच्चों याद करो, किसी भी वेक्टर को जब खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर जीरो आता है। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो एंड आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज टॉर्क। सो आर क्रॉस एफ इज टाउ। देख कितना सा डेरिवेशन में एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, बट कॉन्सेप्ट कितने भर के है। ये सारा सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। लेट अस डू दिस एंड सी व्हाट डू वी गेट। हमको क्या मिला? dl by dt is equals to r vector cross f vector is torque plus शून्य, and therefore my dear student torque is equal to क्या आया? dl by dt, correct? Torque is dl by dt, or I can say in magnitude can we say torque is rate of change of angular displacement, sorry, torque is rate of change of angular momentum। अच्छा, जैसे आपको पता चला
टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देन इसके बाद क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो देन dl by dt is zero, therefore L is constant. बच्चों ये कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है, ये इस डेरिवेशन का इसके आगे वाला एक्सटेंशन है. सो फ्रॉम हियर यू हैव टू कंटिन्यू हियर, भूल मत जाना. आफ्टर दिस स्टेप ये ऐसे कंटिन्यू करेगा. इफ टॉर्क इज जीरो dl by dt is therefore L is constant. So if the resultant external torque acting on the body is zero, then the angular momentum is conserved or constant. Very very important. मैंने पहले भी कहा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा काम आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी काम का है. सिमिलरली बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बहुत बार आपका सोल्यूशन छोटा कर देता है, इजी कर देता है. इज दैट क्लियर? सो अभी सुनो, जब हमने एंगुलर मोमेंटम को डिराइव किया था तो L का खुद का फॉर्मूला था I इंटू ओमेगा. सो L को अगर मैं लिखूँ I इंटू ओमेगा, दैट इज कॉन्स्टेंट. अगर आपको डर लग रहा है इसके बाद ये क्या हो गया सर, तो पिछले लेक्चर में जा फॉर्मूला लिस्ट को देख, एंगुलर मोमेंटम वाज I ओमेगा, हमने मैथमेटिकली प्रूव किया था. सो इफ एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, I ओमेगा इज कांस्टेंट. देयरफॉर कैन वी से दैट बच्चों एंगुलर वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और इसी को हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, या बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है बच्चों जिसमें ये कॉन्सेप्ट काम आएगा. इफ यू इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर वेलोसिटी विल डिक्रीज. इफ यू डिक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर वेलोसिटी विल इंक्रीज. याद है बच्चों, एक क्वेश्चन हमने किया था पिछली क्लास में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लाइव लेक्चर की बात कर रहा हूँ. इफ द पोलर आइस विल मेल्ट, then mass will go away from the axis, moment of inertia increases, और तब मैंने कहा था angular velocity decreases, time period increases. तो वो कैसे कनेक्टेड है, वो ऐसे कनेक्टेड है. एनीवेज चलो ये पूरा पॉइंट क्लियर है बच्चों. यस, इज द डेरिवेशन क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट. लेट अस हैव अ क्विक रिवीजन. तो इसको भी हमने कौन सी एनालॉजी से पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सो क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, देन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड और कांस्टेंट. तो क्या कहेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? इफ द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट और कंजर्व्ड. अब उसको कैसे प्रूव करें? तो पहले ये रिलेशन चाहिए, टॉर्क इज dl by dt. हाउ डू वी प्रूव इट? तो क्या प्रूव करना है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो शुरू भी किससे करेगा? एंगुलर मोमेंटम से. कई बार आप ये फर्स्ट स्टेप भूल जाओगे. सो एंगुलर मोमेंटम इज L वेक्टर इज R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर. मुझे L नहीं, मुझे dl by dt चाहिए. सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो dl by dt विल बी d by dt ऑफ R क्रॉस P. इट इज डेरिवेटिव ऑफ u इनटू v, तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. Since cross product है my dear student, order is important. R cross P रखना पड़ेगा. Then dp by dt is F, dr by dt is V, and P itself is mv. सारा substitution यहाँ किया, m स्केलर को बाहर निकाला. अब मैं जानता हूँ कि R cross F is torque और self cross product is zero, so मुझे मिल गया torque is dl by dt in vector form. But in magnitude I can say torque is dl by dt. Torque is rate of change of angular momentum. Torque is rate of change of angular momentum. If torque is zero, dl by dt is zero, L constant, L का फॉर्मूला I ओमेगा constant, तो ओमेगा is inversely proportional to I. मतलब जब बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा, अगर आप बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी. ये सीखना है बच्चों, ये एप्लीकेशन है. स्पेशली आप में से वो बच्चे जो एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज कीप इन माइंड कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, इफ यू इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर स्पीड विल डिक्रीज. अब इस पूरे कॉन्सेप्ट के बच्चों डे टू डे लाइफ में कई सारे एग्जाम्पल है. कुछ जो आपने शायद देखे होंगे, जैसे आपने बच्चों आपने अगर कभी लोगों को आइस पर स्केट करते हुए देखा होगा और वो स्पिन या डांस करते हैं, देखा आपने बच्चों? जब उनको बहुत हाई स्पीड से घूमना होता है, उनके हाथ और पैर बॉडी के पास आ जाते हैं. डू यू रिमेंबर दैट?
और जब उनको स्पीड को स्लो करना रहता है तो ऐसे हाथ और पैर, पैर तो आपको दिख नहीं रहे बट हाथ ऐसे दूर चले जाते हैं। तो एग्जैक्टली होता क्या है बच्चों, सो जब वो अपने बॉडी को यानी हाथ और पैर बॉडी के एकदम पास में वो ऐसे से घूम रहे हैं, सो अगर वो ऐसे से घूम रहे हैं, दिस इज हाउ दे आर रोटेटिंग, सो दिस विल बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाथ पैर सब एक्सिस के पास, सब कुछ अगर एक्सिस के पास, दिमाग पर जोर दे, सब कुछ अगर एक्सिस के पास तो डिस्टेंस इज कम, डिस्टेंस इज कम तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो स्पीड ऑफ रोटेशन ज्यादा। कैसे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और जब हाथ और पैर ऐसे दूर कर दिए तो मास एक्सिस से दूर गया, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज, एंगुलर स्पीड विल डिक्रीज। ये समझ में आया? इसका एक दिस इज सेम एग्जांपल आप ऐसा, जैसे मान लीजिए एक टर्न टेबल है, टर्न टेबल, टेबल जो घूम रहा है उस पर एक आदमी ऐसे खड़ा है, अगर उसने अपने दोनों हाथ बॉडी के पास में रखे हैं तो टेबल की स्पीड ज़्यादा, और अगर वो अपने हाथ और पैर को ऐसे दूर फैला देगा तो टेबल की स्पीड कम। सेम लॉजिक, समझा आपने? आइस, सो आप इसको अगर एग्जाम में पूछेंगे थियरी पेपर में तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? इफ अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ टर्न टेबल outstretches his hands and legs, then moment of inertia increases, angular velocity decreases. If he folds his hands and legs close to the body, moment of inertia decreases, angular velocity increases. Simple है। दूसरा एग्जांपल बच्चों, अभी ओलंपिक्स होने वाले हैं, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को इंटरेस्ट है, बट ओलंपिक्स होने वाले हैं और उसमें एक गेम होता है बच्चों जिसमें एक स्विमर बहुत ऊंचाई से स्विमिंग पूल में डाइव करता है, और जब वो डाइव करता है वो ऐसे समरसॉल्ट करता है और फिर वो पानी में जंप करता है या डाइव करता है। जो स्विमर जितने ज़्यादा समरसॉल्ट हवा में करेगा उतने उसके मेडल जीतने के चांसेस ज़्यादा है। तो आपने देखा होगा जैसे वो उस डाइविंग पैड से ऐसे हवा में गया, उसने क्या करा, अपने हाथ और पैर दोनों फोल्ड कर लेता है। अच्छा, पहली बात इसको विजुअलाइज करते हैं, पूरा आप मुझे नहीं देख पाओगे ना मैं समरसॉल्ट कर पाऊंगा, सो सुनो अभी ध्यान से। सो मान लीजिए ये वो डाइविंग पैड है, ये उस डाइवर के पैर, ड्राइवर नहीं डाइवर, डाइव करने वाला, सो ये उसके पैर और ये उसके हाथ। जैसे वो हवा में गया उसने बॉडी को ऐसे फोल्ड कर लिया, वो इस वाले एक्सिस पे ऐसे घूमता है, इस पे ऐसे रोटेट करेगा वो। सो जैसे वो हवा में गया उसने हाथ और पैर दोनों एक्सिस के पास में ले आया एंड इट विल रोटेट लाइक दिस। समझ में आ रहा है? अब सोच, अगर उसने हाथ और पैर एक्सिस के पास में लाया, दिस इज एक्सिस, हाथ और पैर अगर एक्सिस के पास में लाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ, स्पीड ऑफ रोटेशन ज्यादा हुआ, वो उतने ही डिस्टेंस में ज्यादा बार घूम पाएगा। सो व्हेन अ डाइवर जंप्स इन द एयर, ही ब्रिंग्स हिज हैंड्स एंड लेग्स क्लोज टू द बॉडी so that moment of inertia decreases, angular velocity increases, he can perform more number of somersault before diving into the water. पानी में जाने के बाद नहीं करना है, तो क्या बोलोगे? before diving into the water. My dear students, ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर है? पहला क्या था? मैन स्टैंडिंग ऑन अ टर्न टेबल, outstretches his hands and legs, moment of inertia increases, angular velocity decreases. If he brings his hands and legs close to the body, moment of inertia decreases, angular velocity increases. दूसरा, when a diver jumps in the air, he brings his hands and legs close to the body, so that moment of inertia decreases, angular velocity increases, he will perform more somersault before diving into the water. So these are classical. ये कुछ एग्जाम्पल है बच्चों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हैं। So ये सारे पॉइंट्स किस पर बेस्ड है? Yes, these are based on law of conservation of angular momentum. Is that clear? आया समझ में? प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लो। Yes, and then I am going to erase it. अच्छे से नोट कर लो बच्चों। Okay, चलो। So law of conservation of angular momentum is a very important part. जितने भी बोर्ड एग्जाम में अगर आप रोटेशन के न्यूमेरिकल्स देखोगे बच्चों, या एंट्रेंस के लिए भी, इनकेस अगर आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करो, हर जगह इस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के एमसीक्यू या तो न्यूमेरिकल्स पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है। इज दैट क्लियर? सो आई विल गिव अ समरी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? इफ टॉर्क इज 0 देन एल इज कांस्टेंट। यानी आई ओमेगा इज कांस्टेंट, यानी I is inversely proportional to omega, वो तो है ही है,
बट आई ओमेगा कांस्टेंट तो आई वन ओमेगा वन, आई टू ओमेगा टू, ये सब ऐसे इक्वल लिख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। बच्चों जब आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चंस करोगे, कुछ सिंपल से स्टेप्स है जो आप फॉलो करना हर। अच्छा सर हमको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर है? विद प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू डिसाइड कि ये टाइप का रहेगा तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर ही बेस्ड है। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता आइडेंटिफाई करने में। तो मैं आपसे कह रहा था बच्चों, इन केस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चंस, identifying the questions is really simple. Just practice little bit of questions and you will be able to decide. उनकी लैंग्वेज भी फिक्स होती है, पहले एक बॉडी घूम रहा है, बाद में दो बॉडी साथ में घूम रहे हैं, या एक व्हील रोटेट कर रहा है, दूसरा उसके साथ बाद में जुड़ गया, साथ में रोटेट कर रहे हैं, एक डिस्क रोटेट कर रही है, उसके ऊपर एक पीस ऑफ वैक्स आके चिपक गया, अब दोनों साथ में घूम रहे हैं। ये टिपिकल वर्डिंग्स होती है बच्चों, या वो बैले डांसर वाला एग्जाम्पल हो गया, समरसॉल्ट वाला एग्जाम्पल हो गया, ये सारे स्टैंडर्ड केसेस है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो ऐसे केस में हमेशा क्या आइडेंटिफाई करोगे, पहले कितने ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे हैं और बाद में कितने ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे हैं। सो अगर पहले मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे हैं, सो दिस टर्म आई ओमेगा यू हैव टू राइट ट्वाइस, और पहले अगर एक ही रोटेट कर रहा है तो आप आई ओमेगा एक ही बार लिखोगे। जितने ऑब्जेक्ट रोटेट करेंगे उतनी बार आपका आई ओमेगा वाला टर्म आएगा। सिंपल है, ज्यादा अच्छे से आप तब समझोगे जब हम एक्चुअल क्वेश्चंस लेंगे। सो आई होप आप सबके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है। ओके, एग्जाम्पल 1.8। अच्छा, जब मैं कहा गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है, मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो बुक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सो स्टेट बोर्ड की जो बुक है उसमें पेज नंबर 18 पर एग्जाम्पल 1.8। ठीक है, अगर आप किसी और बोर्ड से भी हो देन इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, द कॉन्सेप्ट और द आइडिया विल रिमेन द सेम। अ स्फेरिकल वाटर बलून इज रिवॉल्विंग एट 60 आरपीएम। एक वाटर बलून है जो 60 आरपीएम पे रिवॉल्व कर रहा है। इन द कोर्स ऑफ टाइम 48.8% ऑफ वाटर लीक्स आउट। वो बलून ऐसे घूम रहा है, उसमें से 48.8%, अब ये नंबर कहाँ से आया देखते हैं। उन्होंने बोला हमको मानना है उतना वाटर लीक हो गया, इतना परसेंट ऑफ वाटर लीक हो गया। विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी विल द बलून रिवॉल्व नाउ? सो पहले वो 60 की स्पीड से घूम रहा था, अब कितने की स्पीड से घूमेगा अगर उसमें से थोड़ा सा वाटर लीक हो गया तो? इट्स अ स्टैंडर्ड और टिपिकल एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। डेफिनेटली जब पानी बाहर गया होगा बच्चों, मास डिक्रीजेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस। करेक्ट? चलो, सो नाउ हाउ डू वी गो अबाउट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस? ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे कैसे? पहले ये क्लियर हुआ बच्चों कि बलून फिल्ड था, इट वाज रोटेटिंग एट 60 आरपीएम, फिर उसमें से वाटर लीक कर गया, अब उसका नया फ्रीक्वेंसी क्या है? इस केस में पहले कौन रोटेट कर रहा है? बलून। बाद में भी कौन रोटेट कर रहा है? वो ही बलून। सो बच्चों इस केस में क्या मानेंगे आप? पहले भी एक ऑब्जेक्ट और बाद में भी एक ही ऑब्जेक्ट है। आई विल गिव यू डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन, जस्ट पे अटेंशन। सो लेट्स से व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया क्या गया है? इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन a spherical balloon is revolving at 60 rpm. A spherical balloon is revolving at 60 rpm. So अगर वो balloon 60 rpm पे बच्चों revolve कर रहा है and it is filled with water, so balloon spherical filled है, यानी कि आप solid sphere की तरह treat कर सकते हैं। Okay, so we were discussing, I'm just sorry बच्चों, we were discussing that, हाँ, तो balloon spherical filled with water, so it's a solid sphere. Okay, so इसका initial speed of rotation of balloon is 60 rpm. Now it is basically frequency, unit से पता चला frequency है। अब वो कह रहे हैं कि इसमें से 48.8% of water leaks out, उतना पानी लीक कर गया है। ठीक है, so M2 जो होगा वो M1 माइनस 48.8 by 100 ऑफ M1 होगा। आई होप बच्चों आप ये जानते हैं, नया जो मास होगा बलून का वो ओरिजिनल माइनस
48.8% ऑफ m1, which on solving how much you get बच्चों, कितना आएगा ये, you get 51.2 m1 by 100. So I can say m2 is 0.152 by okay times of m1. ठीक है, वैसे भी 48.8% कम हुआ तो 51.2% बचा होगा. एनीवेज ये क्लियर. फिर आगे नेग्लेक्ट द ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है, मतलब वो बोल रहे कि जब वो स्पिन कर रहा है कितना फ्रिक्शन है सब भूल जा. विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी विल द बलून रोटेट. ना ओके, सो आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में. सो इन दिस क्वेश्चन यू आर आस्क्ड टू फाइंड, आपको फाइंड करना है n2 न्यू स्पीड ऑफ रोटेशन. ओके, व्हाट आर द फॉर्मूला दैट आई एम गोइंग टू यूज. पहला तो I इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट होता है, वो अप्रोच में यूज करने वाला हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. और दूसरा एंगुलर स्पीड ओमेगा कैन बी रिटन एज 2πn. जानते हो बच्चों, ओमेगा इज 2πn, सर्कुलर मोशन में किया हुआ है. ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे, कॉन्सेप्ट आंसर्स पर कभी मत जाओ, अंडरस्टैंड द अप्रोच. ओके, सो कैसे करेंगे. वी नो दैट व्हाट यू नो. अच्छा एक और बात, बलून स्फेरिकल भरा हुआ सॉलिड स्फीयर, सो इट्स 2/5 mr² के लॉजिक से करेंगे. ठीक है, सो आगे आई होप ये पता है सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो वी नो दैट बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, by law of conservation of angular momentum, yes, क्या लिख सकते हैं हम. if torque is 0 then I omega is constant. Therefore can I say that I1 omega 1 is equals to I2 omega 2. दोनों तरफ एक एक बार ही I omega लिखा है. ध्यान देना, ये दिखने में इजी है. दोनों तरफ एक ही बार I omega लिखने का रीजन क्या है, पहले भी एक बलून है, बाद में भी वही बलून है, कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड नहीं हुआ है. सो I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2. इसको ऐसे लिख सकते हो, I1 2πn1 इज इक्वल्स टू I2 2πn2. ध्यान दे, सो 2π कैंसिल, आई कैन से I1 n1 इज इक्वल्स टू I2 n2. सो अगर आपको n2 चाहिए तो I2 पता होना चाहिए, n1 तो पता है. अब सर कैसे करेंगे, मेहनत करेंगे और क्या. ये जो डेटा है ना सर, इससे हमारा फायदा कैसे होगा. चलो, सो आई विल जस्ट रिमूव इट फ्रॉम हियर एंड लेट अस कंटिन्यू द सॉल्यूशन हियर. ठीक है, ओके चलो. सो यहां देखो ना, ये जो I1 है इसको मैं क्या लिखूंगा, 2/5 m1 r1² n1 इज इक्वल्स टू 2/5 m2 r2² n2. सो 2/5 कैंसिल. सर मास का तो नॉलेज है, रेडियस का नॉलेज नहीं है, निकालते हैं रेडियस का नॉलेज. हम मास और रेडियस को रिलेट कर सकते हैं. सर कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी. वी कैन रिलेट मास एंड रेडियस. हाउ, लेट्स सी. डू यू नो दैट मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. सो मास को लिख सकते हो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज 4/3 πr³. बराबर बच्चों. सो कैन वी से मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. बराबर. सो मैं ऐसे लिख सकता हूं, m2 अपॉन m1 विल बी इक्वल टू r2 अपॉन r1 द होल क्यूब. अरे डेंसिटी तो उतना ही रहेगा. यस बच्चों, हाँ इजी है ये. सो इधर अभी कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखते हैं. यहां तक सबको समझ में आया. ओके, सो अगेन कंटिन्यू. अच्छा, इसके बाद बच्चों ये स्टेप मैं लिख रहा हूं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं ना. अच्छा, या इक्वेशन 1 को अगर मैं और अच्छे से सिंप्लीफाई करूं तो क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता था, जस्ट अ मिनट, क्या ऐसा लिख सकता था, n2 अपॉन n1 विल बी इक्वल टू m1 अपॉन m2 इंटू r1 अपॉन r2 द होल स्क्वायर. देखो बच्चों, n2, आई होप आप दिख रहे हैं, n2 अपॉन n1 विल बी m1 अपॉन m2
into r1 upon r2 the whole square. That's correct? Fine. So again, let us do that. n2 upon n1 help curve will be equal to m1 upon m2 into r1 upon r2 का स्क्वायर. ओके. सो बच्चों यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो r2 बाय r1 होगा, मुझे वहां पर क्या करना है, देखो r1 बाय r2 का जो स्क्वायर है उसको रिप्लेस करना है. तो यहां से कैन बी से दैट m1 बाय m2 इज r2 बाय r1 का क्यूब, और कैन बी से दैट इसका क्यूब रूट विल बी इक्वल टू r2 बाय r1. जस्ट थिंक, अगर आप क्यूब रूट ले लेते तो ऐसा आ जाएगा. सो इन प्लेस ऑफ r2 बाय r1 या r1 बाय r2 मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना बच्चों. r1 बाय r2 तो इसका उल्टा, यानी ये हो जाएगा m1 बाय m2 के क्यूब रूट का. बट सर वो r1 बाय r2 का स्क्वायर है तो उसके पूरे का स्क्वायर. टेक 30 सेकेंड्स एंड लेट मी नो. समझ में आया बच्चों? ओके, ये आप सबने कॉपी कर लिया होगा मेरा अजम्पशन है. आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट फ्रॉम हियर. यस, प्लीज सी, मास इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब, और आई कैन से दैट रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू मास का क्यूब रूट. देयरफॉर आई कैन से r2 by r1 will be equal to m2 by m1 का क्यूब रूट. सो हियर r1 by r2 था तो उल्टा लिखा मैंने, उसके क्यूब रूट का स्क्वायर. यस, समझ में? ओके, थैंक यू. सो m2 by m1 will be equal to क्या लिखेंगे, m1 by m2. भले टाइम जाएगा, ध्यान दो. ये m1 by m2 के क्यूब रूट का स्क्वायर, यानी मुझे लिखना पड़ेगा m1 by m2 the whole raised to 2 by 3. इसका मल्टीप्लिकेशन होता है लॉ ऑफ इंडाइसेस. अभी इसका पूरे का पावर कितना है, 1, और उसका 2 by 3. सो m2 by m1 कितना है, डर मत, m1 by m2 the whole raised to 5 by 3. 1 plus 2 by 3 is 5 by 3. What was m1 by m2? सर मालूम नहीं, मुझे मालूम. देख, m1 तो m1 था, m2 was 0.512 times of m1. सर कैलकुलेशन, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन में तो शायद आपको लग रहा है. सो आई गॉट 0.512 का रेस टू 5 by 3. इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीखेगा सीखेगा, ध्यान दे. 1 upon कैन वी से 512 into 10 raised to minus 3 the whole raised to 5 by 3. 5 by 2. अच्छा, 10 raised to minus 3 ऊपर जाएगा तो 10 raised to plus 3. डबल द साइज ऑफ द बोर्ड चाहिए सोल्यूशन के लिए. सो m2 by n1 विल बी, क्या लिखेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 512. अब इसका क्या करोगे बच्चों, रेस टू 5 by 3, यानी इसके क्यूब रूट का रेस टू 5 करना. सो 1000 का क्यूब रूट इज 10 और 512 का क्यूब रूट इज 8. करेक्ट ना? 8 का स्क्वायर 64, 64 8 का 512. करेक्ट. सो 10 by 8 होल रेस टू 5 by 3. सॉरी, मैंने क्यूब रूट ले लिया, द होल रेस टू 5. आर वी क्लियर? सो बेसिकली रेशियो कितना होगा, 5 by 4 रेस टू 5. सो n2 विल बी इक्वल टू 5 by 4 रेस टू 5 इंटू n1. n1 का वैल्यू 60 था. सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू शुड गेट द आंसर. आया समझ में बच्चों? इज दैट क्लियर? या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1.25 रेस टू 5, वॉट एवर इट इज. आप कैलकुलेशन लास्ट वाला लॉग से करके आंसर निकाल सकते हैं आप. आई होप आप कर लोगे बच्चों. मुझे बता, कैलकुलेशन में मजा, अप्रोच समझ में आया क्या पूरा? उन्होंने बोला मास में चेंजेस हुआ, वो मास के चेंजेस से रेडियस को रिलेट करने आना चाहिए था. कैसे? मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ठीक है. सो ये लेक्चर में बच्चों यहाँ तक कि जहाँ पर हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझा और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया. अगले वाली क्लास में हम और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है. टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बच्चों.